हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, सब अच्छे से हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे टेंस। टेंस आज का टॉपिक होगा हमारा टेंस। टेंस पर कई बच्चों ने बोला है, कई लोगों ने बोला है इसके बारे में कि टेंस पर आप वीडियो बनाएं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टेंस। सबसे पहले हम जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और अगर टेंस की परिभाषा देखी जाए तो टेंस में हम कह सकते हैं जिसके द्वारा हमें समय का ज्ञान हो वो टेंस कहलाता है, या फिर जिससे हमें समय का पता चले, समय का पता चले वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब टेंस तो हमने समझ लिया कि टेंस होता क्या है, जिसके द्वारा हमें समय का ज्ञान हो वो टेंस कहलाता है। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं से उत्पत्ति जरूर हुई होगी। उत्पत्ति मतलब ऑरिजिन इसकी कहीं ना कहीं से हुई जरूर है। अगर इसकी ऑरिजिन के बारे में हम ध्यान दें तो टेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस टेम्पस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ टाइम होता है। टेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ टाइम होता है। ठीक, अब हम देखते हैं टेंस के प्रकार। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है और इसके भाग कौन कौन से हैं। टेंस को समय के अनुसार, समय की कंडीशन को, समय की परिस्थिति को देखते हुए टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है, जो कंटिन्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। भूतकाल इसका मतलब होता है ऐसा समय जो बीत चुका है, जो अब आने वाला नहीं है, जो बीत चुका है वो क्या है, भूतकाल है। और अगर हम तीसरे टेंस की बात करें, तीसरा टेंस मतलब फ्यूचर टेंस की बात करें, तो फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है ऐसा समय जो अभी आया ही नहीं है। समय की कंडीशन को देखते हुए इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तमान समय, वर्तमान समय मतलब जो चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है ऐसा समय जो बीत चुका है। और तीसरा टेंस क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस, ऐसा टेंस जो इसको हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं और वह अभी आया ही नहीं, मतलब जो कल आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनमें से किसी एक को, अर्थात सबसे पहला जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेंगे और हम इसके कितने भाग होते हैं, या पास्ट के कितने भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं, हम इन सब के भागों को देखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, सभी के अर्थात तीनों के 4-4 भाग होते हैं। वो भाग कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही 4 भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यही सेम भाग जो है पास्ट के भी हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी सेम यही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब हम दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को हम देखेंगे और इसके बारे में हम अच्छे से ध्यान देंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर देखा जाए तो हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इसका परिचय, आखिर इसका परिचय कैसे करेंगे हम, क्योंकि चार भाग हैं प्रेजेंट के, तो सबकी अलग अलग पहचान होगी, सबकी अलग अलग पहचान होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम हिंदी से ध्यान देते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आज शब्द आते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन टेंसों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आज शब्द आते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चार तरह के सेंटेंस मिलते हैं हमको। सेंटेंस तो सभी टेंस में हमको चार तरह के ही मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, पहला हमको मिलेगा सिंपल, दूसरा मिलेगा निगेटिव, तीसरा मिलेगा इंट्रोगेटिव ए, या जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। और चौथा जो मिलेगा वो मिलेगा हमको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बी, या तो हम इंट्रोगेटिव बी के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। हम चारों में डिफरेंट समझ लें पहले, आखिर चारों में डिफरेंट क्या होता है। सबसे पहले सिंपल में हम आते हैं। तो सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ना तो किसी को मना किया जा सकता है कुछ, मतलब जितना भी जवाब देंगे हम वो सिंपल में देंगे, एकदम साधारण सा देंगे जवाब, उसको हम मना भी नहीं करेंगे, ना ही हम उससे प्रश्न पूछेंगे। ये होता है सिंपल सेंटेंस। दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम, अगर आपसे कोई भी कुछ बोलता है तो आप सीधा उसका नामे जवाब दे दीजिए। निगेटिव मतलब इसमें क्या आएगा, नहीं या कभी नहीं, या तो नहीं आएगा या फिर कभी नहीं। और यह निगेटिव सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं शब्द जो आता है, यह दिखाता है कि यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यह उत्तर को हमेशा नामे दिया जाता है इसमें। अब सिंगल इंट्रोगेटिव में, जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी प्रश्न को पूछा जाता है और उसका उत्तर केवल यस और नो, उसका उत्तर केवल यस और नो में दिया जाता है। यस और नो, केवल दो ही उत्तर इसका मिलता है, या तो यस में मिलेगा या फिर नो में। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, तो आपने बोल दिया यस मैं खाना खाता हूं, मतलब आपने क्या बोला, यस, आपने केवल यस बोल दिया और आपका उत्तर मिल गया है, यस। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव जो होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डबल इंट्रोगेटिव कैसा होता है, डबल इंट्रोगेटिव में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में मिलते हैं हमको, कब, क्यों, कैसे, कितना, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो शब्द कहाँ मिलेंगे हमको, सेंटेंस के बीचों बीच मिलेंगे। और इसमें जो है हिंदी वाक्य में
क्या शब्द जो होता है वाक्य के शुरुआत में ही मिलता है हमको, और अंत में फुल स्टॉप हम लगाए इंटरोगेटिव टैग लगाते हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, इसमें कब, क्यों, और कैसे, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में मिलेंगे। अब हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। अब हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद फिर इसमें हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस में जो है सहायक क्रिया नहीं आती है, जबकि इस टेंस की सहायक क्रिया डज या डू होती है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम डज या डू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके स्थान पर हम वर्ब लिख देते हैं, सीधा वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज हमें यह ध्यान देना होगा कि वर्ब में हमें यस या ईएस लगाना होता है, वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। लेकिन वर्ब में यस या ईएस कब लगता है ये भी हम देख लेते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब उसके साथ हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अब ये देख लेते हैं हम, सिंगुलर के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ेंगे, वर्ब के साथ हम क्या जोड़ेंगे, यस या ईएस जोड़ेंगे। लेकिन अभी इसमें भी थोड़ा सा हमें समस्या क्या है हमारी, कि हम कहां किन वर्ब के साथ यस जोड़ेंगे और किन वर्ब के साथ ईएस जोड़ेंगे, अर्थात हम यस या ईएस का प्रयोग कहां करेंगे, कहां हम किन शब्दों के साथ यस का प्रयोग करेंगे, किन शब्दों के साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो अगर देखा जाए तो यस या ईएस जोड़ने का नियम जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। यस या ईएस हम कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। यस या ईएस जिन शब्दों का अंतिम अक्षर यस, ओ, सी एच, यस, डबल एस या फिर यस एच होता है, उन शब्दों के साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां पर जो वर्ब लिखा जाएगा अगर उनका अंतिम अक्षर जो है यस, ओ, सी एच, एस, एस एच, डबल एस, इनमें से कोई भी है तब हम उसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। अन्यथा इन शब्दों को छोड़कर और कोई अगर आता है, ये शब्द नहीं है यहाँ पर, तो इनको छोड़ के और कुछ अगर आता है तो हम उसके साथ केवल यस का प्रयोग करते हैं। मतलब अदर के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, अदर्स अगर कोई है, इसके अलावा अगर कोई वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ हम केवल यस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं, हमने ये भी समझ लिया यस या यस। अब हम ये भी समझ लेते हैं, आखिर हमारे पास ए से जेड तक बहुत सारे लेटर्स हैं, लेकिन हमने यस या ईएस ही क्यों चुना, देखिए तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है हमारा कि अगर हम क्रियाओं में यस या ईएस लगाते हैं तो वो क्रिया सिंगुलर हो जाती है, क्योंकि सभी क्रियाएं हमेशा बहुवचन में ही होती हैं, हमको प्लूरल ही मिलती हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो क्रियाएं जो होती हैं वो प्लूरल से सिंगुलर हो जाती हैं। लेकिन अगर इसी के स्थान पर अगर हम सब्जेक्ट में यस या ईएस जोड़ दें या ऑब्जेक्ट में यस या ईएस जोड़ दें तो वो प्लूरल हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, प्लूरल हो जाती हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें, अगर हम वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर के माध्यम से एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम
एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। अब देखेंगे इसका अगर अनुवाद हम करना चाहें, ट्रांसलेट करना चाहें तो क्या होगा। आई सब्जेक्ट, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, रीड। अब देखेंगे क्या रीड में हम यस या ईएस जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आई जो होता है वो प्लूरल होता है। केवल कहीं कहीं आई को सिंगुलर माना जाता है, जैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज लगता है, और बाकी जगह पर जो है आई को हम प्लूरल ही मानते हैं। आई रीड अपनी किताब, माई बुक, आई रीड माई बुक। अब हम इसके अलावा अगर चाहे जितना एग्जाम्पल बनाना चाहें तो हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, और मोहन नदी में नहाता है। अब इसमें हम देखेंगे मोहन, सबसे पहले लिखेंगे मोहन, मोहन के बाद फिर हम देखेंगे मोहन नदी में नहाता है, मोहन, फिर उसके बाद सहायक क्रिया तो है नहीं इसमें, हम सीधा वर्ब को लिखेंगे नहाना, बात। लेकिन ये देखेंगे हम बात में हमें यस या ईएस भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मतलब है कि मोहन जो है हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब हम क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। बाथ्स इन द रिवर, इन द रिवर। ठीक, अब हम चलते हैं इसी की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर अगर ध्यान दें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट के साथ डू या डज, या फिर डू प्लस नॉट, मतलब डू या डज के साथ हमको नॉट भी लिखना पड़ेगा, डू या डज के साथ नॉट भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम नॉट के बाद फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने के बाद अब हम एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे। इस एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया गया था, मोहन नदी में नहीं नहाता है, मोहन नदी में नहीं नहाता है। अब हम देखेंगे मोहन नदी में नहीं नहाता है। अब यहाँ पर एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया है हमारे सामने, नहीं शब्द। तो नहीं शब्द आने से हमको उनको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस केवल हमको अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से करते जाना है। सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, मोहन के बाद फिर डू या डज है, मोहन एक वचन है, अगर एक वचन रहेगा तो हम डज का डू का प्रयोग करेंगे, अगर एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। मोहन डज, उसके बाद नॉट है स्ट्रक्चर में तो नॉट को लिखेंगे क्योंकि नहीं शब्द आया हुआ है पहले से ही हिंदी में। अब उसके बाद वर्ब है बाथ, कहां पे नहा रहा है, नदी में, इन द रिवर। अब इसके अलावा देखते हैं कि हमको कभी कभी जो है एक शब्द एक्स्ट्रा मिल जाता है।
यहाँ पे जहां पे हमने लिखा है नहीं, तो यहाँ पर आ जाता है कभी नहीं। जब यहाँ पर मोहन नदी में नहीं नहाता है, तो इसी के स्थान पर अगर हमको मिल जाए मोहन नदी में कभी नहीं नहाता है, मोहन नदी में कभी नहीं नहाता है, तब ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे? जब ऐसी कंडीशन आएगी तो स्ट्रक्चर में हमारे थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। स्ट्रक्चर में बदलाव क्या आएगा? ये तो समझ लीजिए, ये टाइप फर्स्ट है। अगर टाइप सेकंड हम देखें, इसका टाइप सेकंड देखें तो टाइप सेकंड में क्या होता है? अगर ये स्ट्रक्चर में कभी नहीं आ जाए, हिंदी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आता है, तब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद हमको सीधा नेवर लिखना है। नेवर लिखने के बाद हमको वर्ब लिखना है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अगर लेकिन इसमें भी एक नियम फॉलो करना होता है हमें, यस या ईएस वाला, क्योंकि नेवर खुद ही निगेटिव शब्द होता है। निगेटिव शब्द होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिंपल की तरह बनता है। इसका अनुवाद हम एकदम सिंपल सेंटेंस की तरह करते हैं। और करते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे अब यहीं पर यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। गीता अपना गृह कार्य कभी नहीं करती है। गीता अपना गृह कार्य कभी नहीं करती है। इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम गीता लिखेंगे, अर्थात सब्जेक्ट को लिखेंगे गीता। उसके बाद अब हम देखते हैं नेवर आया है कभी नहीं शब्द के लिए, कभी नहीं हिंदी में आया है, तो हम इसका शब्द क्या लिखेंगे? नेवर। गीता नेवर। फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब की कौन सी अवस्था? पहली अवस्था लिखनी है। और उसके साथ हमने बताया है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो हम क्रिया में यस या ईएस भी जोड़ेंगे। गृह कार्य करना, डू मानी करना, डू की डू में हम यस या ईएस जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर जो है वो क्या है? ओ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जिन शब्दों का अंतिम अक्षर एक्स, ओ, सी एच, एस, डबल एस, एस एच होता है, तो उनमें हम क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं। तो क्या होगा? डस गीता नेवर डस अपना गृह कार्य हर होमवर्क। अब ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारे पास दो इंट्रोगेटिव होते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव आखिर क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में देखेंगे जो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द जो शुरुआत में ही होता है, हम उसको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं, उसकी हम अंग्रेजी को तो नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी। अर्थात सबसे पहले हम डज या फिर डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में हमको मान लीजिए हो सकता है नॉट भी आ जाए, नॉट नहीं,
शब्द आता है अगर नहीं आ जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देंगे। अगर नहीं आया है तो इसको जाने दो, कोई बात नहीं, काट दो इसको ऐसे ही। अब इसके आगे सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमको तब ETC जो अदर वर्ड रहेंगे उसके बाद हमको इंट्रागेटिव टैग लगा देना है। ये हम बहुत जरूरी है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में इंट्रागेटिव टैग बहुत जरूरी है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर यस या नो में ही मिलेगा। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अगर वो खेलता होगा तो उसने बोल दिया यस मैं खेलता हूं। अगर उसने बोल दिया वो नहीं खेलता होगा तो उसने बोल दिया नहीं, नो। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले क्या के स्थान पे डू या डस का प्रयोग करेंगे। इस बार दोस्तों हम डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू अर्थात तुम जो है बहुवचन है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यू, डू यू। अब नहीं शब्द तो आया नहीं है तो जाने दो, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम रहने देते हैं उसको, डू यू। उसके बाद वर्ब है खेलना, प्ले, डू यू प्ले। उसके बाद क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब इंट्रागेटिव टैग। अब हम चलते हैं इंट्रागेटिव बी की तरफ। इंट्रागेटिव बी अर्थात एक ऐसा सेंटेंस जिसके यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा, वाक्य के बीच में आ जाएगा। तब हम वहां पर उसको कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द देगा। सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद तब हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आया है तो लिखेंगे, नहीं आया है तो रहने देंगे। वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा शब्द आए हैं, किसी में आया है एक्सेट्रा में, तो उसको लिखेंगे। अदरवाइज फिर उसके बाद हम इंट्रोगेटिव टैग लगाएंगे और अपने अनुवाद को रहने देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द आया है क्यों, हम इसी की अंग्रेजी अर्थात क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई। वाई के बाद फिर डू या डस का प्रयोग करेंगे हम। डू या डस इसका मतलब क्या है, अगर कर्ता एक वचन है तो डस, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। अब इसमें से हम यहाँ पर लिखेंगे डू, क्योंकि यू बहुवचन है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट आया है। अगर नॉट इसमें आया है अर्थात इस बार देखिए नहीं शब्द, ये जो है नहीं शब्द हमारे पास है, तो हम यू के बाद नॉट को लिख देंगे। और लिखने के बाद अब वर्ब है, वर्ब मतलब खेलना, खेलना हम प्ले लिखेंगे, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद ETC में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तब हम इंट्रोगेटिव टैग लगा देंगे। दोस्तों यह जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। इसमें 4 तरह के सेंटेंस आते हैं, हमने चारों तरह के सेंटेंस को आपको बता दिया है।
इसके आगे के टेंस दोस्तों अब आपको इसकी अगले पार्ट में मिलेगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।